साथियों, आप सभी का विजय यार प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के तहत 12 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्मी एविएशन कोर के बारे में, अर्थात AAC के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा, यह जो आपका टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत एक टॉपिक दिया गया है, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश, इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है AAC, इसके द्वारा 1 नवंबर 2020 को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। या कहीं फैक्ट के रूप में पूछ सकता है कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 35वां मनाया है। और यदि इस आर्मी एविएशन कॉर्प्स के बारे में बात करें तो यह भारतीय सेना की सबसे युवा वाहिनी है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1986 को आर्मी से एक अलग संगठन के रूप में की गई थी। आर्मी एविएशन कोर जो है एक सीमित निगरानी एवं प्रेक्षण वाली शाखा से बढ़कर भारतीय सेना की एक सशक्त वायु रक्षा प्रणाली के रूप में विकसित की गई है। किस रूप में? सशक्त वायु रक्षा प्रणाली के रूप में। यदि इसकी संरचना की बात करें तो जो आर्मी एविएशन कॉर्प्स है, इसमें अधिकारियों अन्य कर्मियों की जो नियुक्ति है या जो भर्ती है वो सेना के विभिन्न अंगों से की जाती है। अब इसकी भूमिकाएं और इसके कार्यों की बात कर लेते हैं। तो यह जो AAC है, इसके हेलीकॉप्टरों के द्वारा मुख्य रूप से टोही गतिविधियां, निगरानी, आपातकालीन निकासी, आवश्यक वस्तुओं की को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, युद्धक खोज व बचाव आदि भूमिकाएं निभाई जाती हैं। इसके अलावा AAC हेलीकॉप्टर जो है ये शांति काल में मानवीय सहायता और आपदा राहत, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ HADR अभियानों में भी भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ स्थितियों में सेना के हेलीकॉप्टर भी एयरबोर्न कमांड पोस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर ग्राउंड कमांड पोस्ट की जगह ले सकते हैं। अब यदि इसके बेड़े या फ्लीट की बात करें तो इसमें AAC के बेड़े में चेतक हेलीकॉप्टर, चीता, लांसर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्रा इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। आगे चलते हैं 16 साइकी क्षुद्र ग्रह या 16 साइकी एस्ट्रॉयड के बारे में। तो यह जो 16 साइकी एस्ट्रॉयड है, यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटिका स्थित है, उसी का यह एक पार्ट है। यह जो मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यह पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। और यह जो 16 साइको जो एस्ट्रॉयड है, इसे पहली बार 1853 में खोजा गया था और इसका नामकरण जो है आत्माओं की प्राचीन ग्रीक देवी साइके के नाम पर रखा गया है। अब प्रश्न उठता है, यह चर्चा में क्यों है अभी हाल ही में? तो एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि यह क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉयड 16 साइके, यह पूर्णतः धातु से निर्मित हो सकता है और वही बहुमूल्य धातुओं से, जैसे कि आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, आयरन है, निकिल है इत्यादि से। और इसकी जो अनुमानित कीमत है वो कितनी अनुमान किया गया है कि $10,000 इसकी जो अनुमानित कीमत हो सकती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो पूरा अमाउंट है यह पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक होगी। और जो नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसके चित्रों से पता चला है कि इस क्षुद्र ग्रह की सतह जो है पृथ्वी की कोर की भांति लोहे और निकल से बनी हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं केवाड़िया टूरिज्म सर्किट के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के जो 17 पर्यटन परियोजना हैं, इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिन्हें अब केवड़िया टूरिज्म सर्किट कहा जाएगा। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर के जो इसके अगल बगल की जो 17 पर्यटन परियोजनाएं हैं, ये जो पर्यटन स्थल हैं, इनको मिला करके केवड़िया टूरिज्म की स्थापना की जा रही है। केवड़िया जो है ये नर्मदा नदी या जो नर्मदा जिला है इसका जिले का में स्थित एक आदिवासी गांव है और यहीं पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जलाशय का निर्माण किया गया है। यह जो केवड़िया सर्किट है, इसमें फूलों की घाटी, विश्वान, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन सहित 35 पर्यटन स्थल शामिल हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण हमारे लिए है, पूछा जा सकता है कि केवड़िया सर्किट को कहाँ पे स्थापित किया गया है या कहाँ पे विकसित किया जा रहा है। तो यह गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके अगल बगल के क्षेत्रों को मिला करके इसको विकसित किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं वैभव शिखर सम्मेलन के बारे में। तो वैभव शिखर सम्मेलन, इसमें वैभव का मतलब क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन यह प्रवासी और निवासी भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है।
इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती पर किया गया तथा इसका समापन जो है 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया गया या इस अवसर पर हुआ। अब यह जो मंच था शिखर सम्मेलन, इसमें चर्चा किन चीज़ों पर हुई? तो इसके तहत चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, इसके अलावा संचार प्रौद्योगिकियाँ, कंप्यूटेशनल और डेटा विज्ञान और एरो स्पेस प्रौद्योगिकियाँ आदि को सम्मिलित किया गया है। अगला है मानसर झील परियोजना के बारे में। तो मानसर झील परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर स्थित मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि मानसर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब थोड़ा सा इसको मानसर झील को मैप में देखें और यहाँ पे से जो अन्य झील हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप है। ये जम्मू कश्मीर का पुराना मैप है जिसमें लद्दाख वाला क्षेत्र को अलग करके नहीं दिखाया गया है। तो इसमें आप देखें यहाँ पे वुलर झील है, यहाँ पे आपका होकरेश्वर आर्द्रभूमि है, यहाँ पे आपका जो है ये सुनिसर और ये सुनिसर मानसर झील है और ये तोशो मोरारी झील है। तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख झील हैं। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये जो परियोजना मानसर झील परियोजना, इस परियोजना के लागू होने के बाद मानसर क्षेत्र में प्रतिवर्ष पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की जो संख्या है मौजूदा 10 लाख से बढ़ करके 20 लाख हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इकोनॉमिकली रूप से काफ़ी लाभदायक होगा। इसके अलावा मानसर कायाकल्प योजना से लगभग 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे। तो इस प्रकार से यह रोजगार सृजन का कार्य भी करेगा और प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी। मानसर झील के बारे में बात करें तो यह जम्मू से 62 किलोमीटर दूर स्थित है तथा नवंबर 2005 में सूरीनसर मानसर झील को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसके अलावा कुछ फैक्ट और याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के जो अन्य झील जैसे कि बुलर झील है, तोशो मोरारी झील और होकरेश्वर आर्द्रभूमि, इन तीनों को भी रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे चलते हैं एजू थाचन पुरस्कारम के बारे में। तो संदर्भ यह है कि प्रसिद्ध मलयाली लेखक पॉल एचारिया को 28वें एजू थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो इस पुरस्कार को 1993 में स्थापित किया गया था और यह केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो याद रखिएगा यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? केरल सरकार के द्वारा। और यह पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मलयालम साहित्य के जनक जिनका नाम था थुंचा थथु एजू थाचन, इनके नाम पर दिया जाता है और इसके तहत 5 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं चर्चित स्थल के रूप में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह असम में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है और मैरी कर्जन की सिफारिश पर वर्ष 1908 में इसको गठित किया गया था और यह पार्क पूर्वी हिमालय क्षेत्र जैव विविधता के आकर्षण केंद्र गोलाघाट और नौगांव जिले में स्थित है। इस पार्क में प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडों की विश्व की 2/3 आबादी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा इसे प्रवासी पक्षी प्रजातियों जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं उनकी प्रजातियों के संरक्षण हेतु बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई है। आगे देखें तो काजीरंगा में मुख्यतः 4 बड़ी प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों पर फोकस किया जाता है। कौन कौन से? गैंडे, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंसा। तथा काजीरंगा जो ये राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है यह 4 मुख्य नदियों कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी के क्षेत्रों में अवस्थित है, अर्थात इनके आबोहवा क्षेत्र में यह स्थित है। आगे बात कर लेते हैं दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसकते विशाल हिमखंड आइसबर्ग जिसका नाम A68A है, इसके बारे में। तो संदर्भ यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार A68 नामक हिमखंड सुदूर दक्षिण अटलांटिक द्वीप से विखंडित होकर मतलब टूट करके ब्रिटिश आधिपत्य वाले दक्षिण जॉर्जिया से टकराने की कगार पर है, मतलब उससे टकराने की ओर बढ़ रहा है। इस हिमखंड जिसका नाम A68A दिया गया है, इस हिमखंड के आकार के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 48 किलोमीटर है। वर्तमान में यह हिमखंड एले नामक मतलब इसका जो एक किनारा है जो जॉर्जिया की तरफ जा रहा है उसका नाम है हिमखंड एले या आइसबर्ग एले नामक किनारे के साथ दक्षिण जॉर्जिया को खिसक रहा है, जो वर्ष 2017 में अंटार्कटिका के लॉर्सन सी शेल्फ से विखंडित हुआ था।
इसको थोड़ा सा मैप में देखें तो ये आपका यहाँ पे पूरा अटलांटिक ओशियन है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, और यहीं पर आपका दक्षिण जॉर्जिया है, और यहीं पे ये यहाँ दक्षिण जॉर्जिया, और यहीं पर ये आइसबर्ग है। यहाँ दूसरे इसको चित्र में देखें तो आप जब यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो वहाँ नीचे साइड में, अर्जेंटीना के नीचे साइड में फॉकलैंड आइसलैंड है, जो कि जिस पर यूके का ही कब्जा है, और यहीं पर आप नीचे देखेंगे साउथ जॉर्जिया है, और ये जो पूरा है ये बेडल सी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइसबर्ग एले जो किनारा जॉर्जिया की तरफ मूव कर रहा है। तो ये अंटार्कटिक जो पोल था, यहाँ से ये कह सकते हैं आइसनबर्ग जो सी शेल्फ था उससे टूट करके ये अलग हुआ, और ये देखिए 2017 में ये टूट करके अलग होता है, और ये इस तरह मूव करते करते इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये 300 माइल डिस्टेंस कवर कर चुका है। इसको दूसरे मानचित्र में देखें या मैप में देखें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का मैप है, जिसमें ये अर्जेंटीना है, ये चिली है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आपका फॉकलैंड आइलैंड है जिस पे यूके का कब्जा है, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये साउथ जॉर्जिया है जिस पर इंग्लैंड का ही कब्जा है। इसी से टकराने की तरफ यह जो आइसबर्ग है 68A ये आगे की ओर बढ़ रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट पे और आते हैं तो वर्तमान में यह जो है दक्षिण जॉर्जिया के दक्षिण पश्चिमी किनारे से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, मतलब इतने नज़दीक पहुंच गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होंगे। सबसे पहले नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार यदि टकराने के बाद यह स्थिति 10 वर्षों तक बनी रहती है तो यह न केवल जॉर्जिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा बल्कि वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह हिमखंड दक्षिण जॉर्जिया क्षेत्र में हजारों पेंगुइन और सीलों, जो सील मछली होते हैं, इनके निवास स्थान के साथ उनके लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थों को भी क्षति पहुंचा सकता है। चूँकि यह इलाका मछली उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है तो यह वहाँ के मछली उत्पादन को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। तो ये नकारात्मक प्रभाव थे। अब सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार हिमखंड जो होते हैं अपने साथ भारी मात्रा में धूल अर्थात डस्ट ले जाते हैं, जो कि महासागर में जो प्लवक होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, उनको पोषित करने का कार्य करते हैं। जब प्लैंकटन पोषित होंगे तो वहाँ की जो खाद्य श्रृंखला होगी वो लाभान्वित होगी, अर्थात मतलब विकसित होगी। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। इसके बारे में तो ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, यहीं पर इसी में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। इस प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक विगत 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी प्रवाल भित्तियों का 50% हिस्सा जो है वो खो दिया है। अब थोड़ा सा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करें और इसको अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जो कि प्रशांत महासागर में ही एक कोरल सी है, वहाँ पर ये अवस्थित है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है ये, तो याद रखिएगा पूर्वी तट पर उत्तर पूर्व डायरेक्शन में ये है, और इसका उत्तर दक्षिण विस्तार जो है 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। मतलब उत्तर से जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यह जो है जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है उससे दूर होता जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी वलयाकार प्रवाल भित्ति, यदि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहता है, ना ही अवरोधक कहता है, ना ही वलयाकार कहता है, तब तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। यदि यहाँ पे ये कहते रहता है कि वलयाकार प्रवाल भित्ति अर्थात एटॉल रीफ के बारे में पूछता है तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, इसे फूना फुटी कहते हैं। ठीक है, यदि अवरोधक प्रवाल भित्ति पूछता तो ग्रेट बैरियर रीफ है, या सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहता है तो ग्रेट बैरियर रीफ है। यदि वलयाकार प्रवाल भित्ति पूछता है तो इसका नाम है फूना फुटी, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी लंबाई 12 मील है और चौड़ाई 8 मील पाई जाती है। इसको मैप में देखें तो ये आप ऑस्ट्रेलिया का मैप है और इसका ये पूर्वी तट है। यहाँ पे ये ग्रेट बैरियर रीफ है। जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं ये तट से दूर होता जा रहा है, और यहीं पे आप देख सकते हैं ये आपका कोरल सी है। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम के बारे में। तो यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे या IIT बॉम्बे में
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है ऑनलाइन माध्यम से। आईआईटी बॉम्बे ने 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को, और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह भारत में अध्ययन, भारत में रहें, इंग्लिश में कहें तो स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में, ग्लोबल हब के रूप में विकसित करने या स्थापित करना इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान आईआईटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयासों को मान्यता देने के लिए स्थापित आईआईटी बॉम्बे रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 भी प्रदान किए गए, और पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन राशि भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।